हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर आप एस बी आई पी ओ 2026 एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं और पहली बार ये पेपर देने जा रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं डिटेल में बता देता हूँ। इस वीडियो में पहली चीज़ तो हम ये डिस्कस करेंगे कि एस बी आई पी ओ का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या होता है। दूसरा, मैं आपको वो 5 के रीजन या वो 5 मेजर मिस्टेक्स बताऊंगा जिसके कारण 99% लोग एसबीआई पीओ को पहले अटेम्प्ट में नहीं पार कर पाते। ठीक है, क्यों नहीं पार कर पाते उस पर चर्चा करेंगे, और फिर इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है प्रिपरेशन का, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बट हमेशा जब भी हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, जो पहली सबसे मेजर चीज़ है वो होती है उस एग्जाम की नीड को समझना। और एग्जाम की नीड को समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है उसके प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर आपको ये आइडिया देते हैं कि यार एग्जाम में क्वेश्चन का एग्जैक्ट लेवल क्या है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस में क्या अंतर है। तो उसी हिसाब से फिर आप प्रिपरेशन बनाते हो, का प्लान बनाते हो, और अपनी एग्जीक्यूशन से आप बेहतर तरीके से सफलता हासिल कर सकते हो। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कर लेना जरूर। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले एसबीआई पीओ का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या होता है। ठीक है, जितने भी लोग फॉर्म फिल करते हैं ना, वो सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम देंगे। इसमें कोई भी किसी तरह का हर्डल नहीं है। हर्डल का मतलब ये है कि जिसने भी फॉर्म फिल किया वो सारे के सारे दे सकते हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स में से फिर कुछ लोगों को पास किया जाएगा, और वो पास होने वाली संख्या होगी जितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसका 10 गुना। ठीक है, तो ये 10 गुना लोग फिर मेंस एग्जाम देंगे। ये मेंस एग्जाम का पूरा पैटर्न है, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के पेपर होते हैं। ठीक है, फिर जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसका 3 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मतलब मेंस के बाद पहले एक आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, फिर सेम डे पे ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा एग्जाम का पैटर्न रहता है, यानी पहले प्रीलिम्स फिर मेंस, मेंस में 2 पेपर, ये आपका सब ऑब्जेक्टिव और ये आपका सब्जेक्टिव। ठीक है, फिर आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, फिर एक ही दिन आपका जीडी और इंटरव्यू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अब 99% लोग फेल हो जाते हैं। कारण क्या है, और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं अपने प्रॉपर एक्सपीरियंस के बेस पे, मैं खुद भी एस्पिरेंट रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी लंबे टाइम से मैं एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ, तो अपने अनुभव के बेस पे मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल खुरेद के नीचे से। ठीक है, कि पूरा कि क्या क्या कारण है। तो उसमें जो सबसे पहला कारण है ना, वो है प्रीलिम्स ओनली प्रिपरेशन। ठीक है, डिलेइंग मेंस और जीए की, मतलब आपको सिलेक्शन नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि आपने सबसे पहले अपना गोल ही क्या रखा है कि मुझे प्रीलिम्स निकालना है, और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बहुत कम टाइम होता है। तो आप मेंस पढ़ते ही नहीं हो, जीए वगैरह को तो छूते ही नहीं हो, तो फिर कहां से सिलेक्शन होगी। हालांकि जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। कट ऑफ जरूर होती है, बट इसके मार्क्स फाइनली ऐड नहीं होते हैं। मेंस के ऐड होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू और जीडी के ऐड होते हैं, तब जाकर के फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है, तो पहली चीज ये ध्यान रखो कि आपको प्रीलिम्स ओनली प्रिपरेशन नहीं करनी है। आप आप ये देखो कि प्रीलिम्स में क्वांट रीजनिंग इंग्लिश है, मेंस में क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जीए और डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये जो कॉमन सब्जेक्ट है ना, इनको प्रिपेयर करते हुए आपको प्रीलिम्स से लेकर के मेंस तक का प्रिपेयर करना है। मतलब आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, आपको पूरी ट्रिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, हाई लेवल प्रैक्टिस करें, उसके बाद फिर जाकर के आप अगले टॉपिक पे बढ़े। समझ पा रहे हो ना, ये एक फंडा होना चाहिए कि क्वांट रीजनिंग इंग्लिश ये कॉमन को तो आपको मेंस को ध्यान में रख के तैयारी करनी है। ठीक है, जीए को फिर रेगुलरली अभी से प्रिपेयर करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, प्री का रिजल्ट आने के बाद देख रहे हैं, 10 दिन भी नहीं बचते हैं भाई, कैसे हो पाएगी। फिर वो लोड इतना हो जाता है जीए के चक्कर में, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं होती, ना ढंग से मॉक टेस्ट दे पाते हो। तो ये जीए की जो मंथली कंपाइलेशन है ये अभी से शुरू कर लो। ठीक है, धीरे धीरे मंथ वाइज आप करते जाओ, अभी सही टाइम है शुरू करने का, क्योंकि पेपर बहुत लंबा नहीं खींचेगा, ये ध्यान रखना। तो जीए की कोई भी मंथली कंपाइलेशन उठाओ, साथ साथ पढ़ जाओ। डिस्क्रिप्टिव के लिए आपकी रीडिंग और राइटिंग दोनों प्रैक्टिस होनी चाहिए। पहले अच्छे से पढ़ो, फिर लिखने की प्रैक्टिस करो।
तो सिर्फ प्रीलिम्स तक फोकस मत रखो, मेंस में ध्यान के करके करके चलोगे तो प्रीलिम्स अपने आप ही हो जाना है उसमें। बस प्रीलिम्स ओरिएंटेड अपनी स्ट्रेटेजी बनाना मॉक टेस्ट की और उसी हिसाब से देना। तो पहली चीज तो ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड ना हो तैयारी, मेंस ओरिएंटेड हो, जीए भी इंक्लूड हो अभी से। दूसरा, वीक बेसिक फाउंडेशन और इनकम्प्लीट सिलेबस। बैंकिंग में क्या होता है कि नोटिफिकेशन आती रहती है, हर दूसरे महीने आपको किसी न किसी बैंक की नोटिफिकेशन दिख जाएगी, ठीक है, या कोई और तीसरी तरह का पेपर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जरा सी तैयारी शुरू की, एक महीने में जितनी भी लिपा पोती हुई उसी हिसाब से पेपर में चले गए, फिर उसके रिजल्ट से सदमे से बाहर निकले, फिर तैयारी शुरू करी, इतनी देर में दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। ये मत करो। आप सबसे पहले अपना जो बेसिक फाउंडेशन है, ठीक है, उसको बहुत मजबूत बनाओ, अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करो, और खासकर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में, ठीक है, पूरा सिलेबस जो है क्वांट का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, खासकर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो अच्छी कवरेज रखते हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे पता चलेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है पीवाईक्यू का, जाके डाउनलोड कर लो प्रॉपर। हमने पीवाईक्यू के जो सेट है ना हमारे, उनके पीछे लास्ट में एनालिसिस भी दिया है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सब समझ रहे हो ना। तो अपना बेसिक फाउंडेशन मजबूत करो एक बार। आप, मैं ये नहीं कह रहा कि बीच में एग्जाम मत दो, दो, कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम देने से, ठीक है, बट जहां से आपने तैयारी छोड़ी है ना और वो एग्जाम देने गए थे, वहीं से दोबारा कंटिन्यू करो उसे। मतलब एक बार बीच में एक्सरसाइज के लिए, अपना एक्सपीरियंस के लिए देते रहो पेपर, लेकिन एक बार सिलेबस एटलीस्ट 80% कंप्लीट होना चाहिए आपका, और इसी सीक्वेंस में होना चाहिए कि उसके हर एक टॉपिक का बेसिक कवर हो, उसके कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, उस पर प्रैक्टिस हो और हाई लेवल प्रैक्टिस भी हो। अपना बेस अगर, अब क्वांट में क्या करना है आपको, आपका स्पीड मैथ पहले अच्छा हो, फिर डीआई अच्छा हो, अर्थमेटिक अच्छा हो, रीजनिंग में पहले मिसलेनियस टॉपिक, फिर सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, इंग्लिश में ग्रामर स्ट्रांग होनी चाहिए, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एडिटोरियल वगैरह की डेली प्रैक्टिस एक्सरसाइज करोगे, हो जाएगा। और जीए की मंथली कंपाइलेशन डेली आधा घंटा 40 मिनट निकालनी शुरू कर दो, ठीक है। बट ये नहीं है कि पेपर आ रहा है एक महीने पहले शुरू कर रहे हो और फिर हो जाएगा, तो इस बहम में मत रहना, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये बड़ा मेजर रीजन है, क्योंकि हम दूरदृष्टि रख के नहीं चल रहे हैं इसमें। तीसरा है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी और रिवीजन का डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी है ही नहीं, मतलब मोस्टली स्टूडेंट में मैं देखता हूं, नोटिफिकेशन आई, जोश होता है, एक हफ्ता पूरा पीक पे होगा, उसके बाद कोई स्टडी प्लान, कोई कुछ नहीं फॉलो हो रहा। कम पढ़ लो, अभी से पढ़ना शुरू कर लो, 2 घंटे डेली निकालो, आप 3 घंटे निकालो, 4 घंटे निकालो, बट लगातार जो पढ़ने का टाइम निर्धारित है वो एक डिसिप्लिन मैनर में, कि हाँ पढ़ना ही पढ़ना है इस टाइम पे, वो होना चाहिए। किसी दिन ना भी मूड हो कोई बात नहीं, सब्जेक्ट चेंज कर लो, कुछ और कर लो, लेकिन वो लैग नहीं होना चाहिए बीच में। एक बार बीच में 5-7 दिन का लैग हो गया, उसके बाद दोबारा रिदम बनता ही नहीं है, ठीक है। और प्रॉपर रिवीजन का भी डिसिप्लिन रखना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, सिलेबस वीडियोस देखते जा रहे, देखते जा रहे, पिछले वाला साफ होता जा रहा है, नहीं। हर एक चैप्टर, जैसे किसी भी उसमें अगर एक कोई चैप्टर पढ़ा है आपने, तो एक चैप्टर पढ़ने के बाद इसका बेसिक करना है आपने, कंसेप्ट करने हैं आपने, प्रैक्टिस करनी है, और यहां पे लिखो भी कि इसका रिवीजन कब होगा, इसका रिवीजन का भी प्लान होना चाहिए, कि आज से 10 दिन के बाद एक रिवीजन दूंगा, 20 दिन के बाद एक रिवीजन दूंगा, पीछे वाला छूटे ना। प्रॉपर तरीके से एक रिवीजन का डिसिप्लिन होना चाहिए हर एक चीज। एक एस्पिरेंट के तो उंगलियों पे हो भाई, ये फला चीज पढ़ ली थी आज इसका रिवीजन है, ये उस दिन पढ़ी थी आज इसका रिवीजन है, मतलब फिंगर टिप्स, ठीक है। और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, दो ही चीजें हैं, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहे ना तो आप फेल नहीं होगे, और बस टाइमली शुरू कर लो। उसके बाद नो स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस सीक्वेंस, मतलब कई बच्चे तो जैसे किसी ने कोर्स ले लिया, मैं बहुत लोगों से बात करता हूं, देखे जा रहे हैं वीडियो, देखे जा रहे हैं, और एग्जीक्यूट कब करोगे। या कोई प्रैक्टिस करने का तरीका ही गलत है, क्या करेगा, 10 टेस्ट सीरीज पकड़ ली, टेस्ट सीरीज पकड़ के और टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा है, क्या कमियां हैं अपने अंदर, झांका ही नहीं कभी। तो एक प्रैक्टिस की भी सीक्वेंस होनी चाहिए, और प्रैक्टिस की सीक्वेंस हमेशा एक ही है कि सबसे पहले फाउंडेशन, मतलब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होनी चाहिए। सबसे पहले जो भी टॉपिक पढ़ो उसकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस जरूर करनी है, उस पर 50-100 क्वेश्चन सोल्व करके तो ही अगले टॉपिक पे जाओ। एक बार कोई सेक्शन कंप्लीट हो गया तो फिर उसके सेक्शनल टेस्ट दो, ठीक है,
फिर उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट आते हैं। हम शुरू ही फुल लेंथ से कर रहे हैं। कितने नंबर बने, एक में 40 बन गए, किसी दूसरे की टेस्ट सीरीज ली थी उसमें 60 बन गया, अच्छा ये वाह वाह ये तो अच्छी है। नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपना सिलेबस जब कंप्लीट कर रहे हो, एक टॉपिक कंप्लीट किया, उस पर 100 क्वेश्चन सोल्व किए, अगले टॉपिक पे मूव किया। एक बार उसका 80% सिलेबस हो गया, अब एग्जाम मोड में आ जाओ। एग्जाम मोड में कैसे, प्रॉपर टाइमिंग के साथ पूरी स्ट्रेटेजी बनाओ, कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, ब्लाइंड गैस नहीं मारने हैं, ये वो। तो 10-12 सेक्शनल टेस्ट दो, वीक में एक दो 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 एक सब्जेक्ट का, ऐसे करके। और जब लगे कि हाँ सारी चीज अच्छी हो गया, फिर फुल लेंथ टेस्ट पे चलो। ये सीक्वेंस होनी चाहिए। और एट द एंड मॉक्स विदाउट एनालिसिस। चलो मान लिया कि आपका सिलेबस कंप्लीट है, और मॉक टेस्ट में मॉक टेस्ट दे रहे हो और उसमें स्कोर बढ़ नहीं रहा है, तो उसका एक बड़ा ही वजह क्या है, आपने एनालिसिस नहीं किया। आप जब भी कोई मॉक टेस्ट दो ना, उस मॉक टेस्ट को देने के बाद अपनी उस मॉक टेस्ट में 3 गलतियां लिखा करो कि इस मॉक टेस्ट में मेरी मेजर 3 गलतियां ये थी। मैंने सीक्वेंस गलत चूज करी, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, कहीं मैंने कोई टॉपिक बार बार आ रहा पढ़ा ही नहीं था, मैंने ब्लाइंड गैस मार दिए। मतलब प्रॉपर टाइम पास के लिए मत दो मॉक टेस्ट। हम क्या करते हैं, आधा सा दिया था कहीं छोड़ दिया, रिज्यूम कर दिया, आगे बढ़ गए कुछ और कर दिया। मतलब टाइम पास नहीं है। एक समय निर्धारित करिए कि पेपर इसी शिफ्ट में होता है, इसी इतने टाइम पे होता है, और डिसिप्लिन मैनर में बैठ के वैसे ही मैं टेस्ट दूंगा, और टेस्ट देने के बाद उसका प्रॉपर एनालिसिस करूंगा, और जो गलतियां निकल के आएंगी उनका सॉल्यूशन भी लिखूंगा। मतलब अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो बढ़िया तरीके से, गलतियों को दूर करते जाओ। गलतियां अगर साथ चलती रहेंगी तो इंप्रूवमेंट कैसे आएगी। आपने कोई चीज गलत किया, उसको ठीक करने की कोशिश ही नहीं की, तो वो कैसे ठीक हो जाएगी अपने आप। अगर आप इन चीजों पे काम कर लेते हैं तो यकीनन फिर आप चाहे पहली बार में दे, दूसरी बार में दे, ये स्ट्रेटेजी बनाने के बाद, ये चीजें समझने के बाद, फिर सफलता के उस रास्ते पे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए इसके बाद बेस्ट सॉल्यूशन कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है प्रिपरेशन के लिए। देखो मैं हमेशा ये बोलता हूं बैंकिंग एग्जाम के लिए ही, कि आपके पास पहली बात तो कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, और ये वो कंटेंट है, उस कंटेंट की डिमांड क्या है कि क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश जहां से भी आप पढ़ रहे हो, मैं नहीं कह रहा कि किस कोर्स से पढ़ रहे हो कहां से भी, लेकिन जहां से भी पढ़ रहे हो उसके अंदर कंसेप्ट क्लासेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्री से लेवल मेंस तक की, और साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट हो प्री और मेंस लेवल के, क्यूआरई के। करंट अफेयर पिछले 1 साल की हो, अपडेटेड ओटीएल एग्जाम तक, मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यूज दोनों हो, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी पैटर्न हो भाई, आईबीपीएस पीओ वाला भी, एसबीआई वाला भी, और साथ में फोल्डर मटेरियल, क्योंकि चेंज होता रहता है थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। कंप्यूटर की क्लासेस, नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट हो, मिनी मॉक टेस्ट हो कि टॉपिक वाइज तो यहां से कर लिए, फिर मिनी मॉक टेस्ट हो पीओ और क्लर्क लेवल के, अगर अलग अलग एग्जाम दे रहे हो। फुल लेंथ टेस्ट होनी चाहिए प्री और मेंस लेवल के, प्रीवियस ईयर पेपर होनी चाहिए, इंटरव्यू की गाइडेंस होनी चाहिए, मेंटर सपोर्ट होनी चाहिए पूरी की पूरी। अब अगर आपको किसी कोर्स में ये चीजें अवेलेबल हैं तो वो आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन है। अगर आप कहते हो कि सर आप रेकमेंड करोगे कोई, तो हमारी टीम ने तो बहुत अच्छा एफर्ट किया हुआ है। हमने बैंकिंग एग्जाम का ऑलरेडी एक महापैक कोर्स बनाया है, जिसमें आप इन 6 एग्जाम को एक ही जगह टारगेट कर सकते हो, और ये सारी सुविधाएं इसमें आपको मिलेंगी। लेकिन फिर भी मैं आपको एक आगाह करूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक है, या फिर आप सिंपली गूगल पे जाओ। ठीक है, आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जाकर के आप टाइप करिए edutap.in। आप टाइप करेंगे ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, या कोर्सेज में जाना, कोर्सेज में जाके ये बैंकिंग कोर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, यहां बैंकिंग कोर्स में ये वाला कोर्स है, बैंकिंग एग्जाम का महापैक, और जिसको आरबीआई भी टारगेट करना है फिर उसके लिए ये वाला कोर्स है कि बैंक प्लस आरबीआई, और अकेले बैंकिंग वाला ये। तो आप यहां नो मोर पे जाना, नो मोर पे जाके इस कोर्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना, क्या क्या कोर्स का कंटेंट है, क्या क्या चीजें मिल रही हैं, ये डेमो लेक्चर अवेलेबल है, ये डेमो लेक्चर अटेंड करना। उसके बाद ये जो है मेंटोर्स के बारे में जानना, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में और हो सकते हैं, ये पढ़ना। जब आपको ये लगे ना कि यार जो जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है इस कोर्स से, ये तो मेरे लिए बेस्ट सॉल्यूशन है, तो ही इसमें यहां फिर बाय नाउ पे जाके ये कोड यूज करके इनरोल करना। ठीक है, जल्दबाजी में फैसले नहीं लिए जाते। ले हमारी टीम 200% दे रही है,
लेकिन हम यहाँ कोई तलवार लेके नहीं खड़े हैं कि ले लो ले लो ले लो। नहीं, आप अच्छे से देखो, आपकी अगर जरूरतें पूरी हो रही है, आपको लग रहा है कि यार ये रिक्वायरमेंट है, इस तरीके से है, आप इनरोल करो। या आपके पास कोई दूसरा सॉल्यूशन है, उससे प्रिपेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट करिएगा अच्छे से, मेहनत से करिएगा। ठीक है, बस इतनी सी ही बातें आपसे आज की इस वीडियो में शेयर करनी थी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ऐसी बहुत सी वीडियोस आपका इंतजार कर रही हैं। और इन लेक्चर्स की पीडीएफ वगैरह भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।